नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में चाहिए। नीति आयोग बोल रहा है 2055 के बाद। टाटा मोटर्स, महिंद्रा और एमजी बोल रहे हैं कि ये टेक्निकली गलत है और आप बीच में खड़े हैं अपनी गाड़ी लेके एकदम कंफ्यूज। तो आज हम यही कंफ्यूजन सीधा खत्म करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्यूल पॉलिसी नहीं, ये आपके गाड़ी का माइलेज, आपके खेत की कमाई और इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस की एक साथ चलती हुई कहानी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आपका इस वीडियो से क्या लेना देना है, क्योंकि 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं है। इसके बीच में बहुत कुछ है जो डायरेक्टली आपकी जेब को इफेक्ट करता है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो अप्रैल 22 को गडकरी जी का एक बयान आया और शुगर स्टॉक्स ऊपर चढ़ गए और ऑटो स्टॉक सीधा नीचे। ये पॉलिसी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गेम है। सोचिए एक सिंपल सा सवाल कि इंडिया हर साल अपनी पेट्रोल पे कितना खर्च करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 लाख करोड़ का ऑयल इंपोर्ट बिल हर साल आता है और 87% क्रूड ऑयल बाहर से आता है। और ये डिपेंडेंसी इंडिया को जियोपॉलिटिकली कितना वल्नरेबल बनाती है, ये हमने ईरान वॉर के वक्त ऑलरेडी देख लिया है। और उसमें से ज्यादातर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आता है। ये वही चोक पॉइंट है जहां ईरान वॉर के वक्त सब कुछ रुक गया था। तो जब नितिन गडकरी 100% इथेनॉल की बात करते हैं तो वो सिर्फ एनवायरमेंट या फार्मर की बात नहीं कर रहे, वो एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां इंडिया का पेट्रोल बिल जीरो हो, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं होगा, सिर्फ इथेनॉल होगा। अब चलते इस कहानी की और गहराई में। पहले समझते हैं कि E20 क्या है और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्योंकि 100% समझने से पहले 20% समझना जरूरी है। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिक्सचर। और अप्रैल 1, 2026 से ये पूरे इंडिया में मैंडेटरी हो गया है। और सिर्फ ब्लेंडिंग नहीं, गवर्नमेंट ने मिनिमम RON 95 भी मैंडेटरी किया है। RON यानी रिसर्च ऑक्टेन नंबर, जो मेजर करता है कि फ्यूल इंजन में कितना स्टेबल है। इथेनॉल का नेचुरल ऑक्टेन रेटिंग 108 होता है, इसलिए E20 एक्चुअली इंजन परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और नॉकिंग को रिड्यूस करता है। E20 से इंडिया $4 बिलियन यानी 30,000 करोड़ हर साल इंपोर्ट सेविंग्स करता है। और अब तक सिर्फ E20 से 19.3 बिलियन की फॉरेन एक्सचेंज बचाई जा चुकी है और रफली 24.5 मिलियन टन का इंपोर्टेड क्रूड सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि समझ आता है कि गडकरी जी 100% क्यों सोच रहे हैं। E20 इतना सक्सेसफुल है तो गवर्नमेंट इतनी खुश क्यों नहीं है, क्योंकि E20 के साथ एक पैराडॉक्स भी आया है। पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 32.98 पर लीटर है, जबकि इथेनॉल पे GST सिर्फ 2.28 से 3.13 पर लीटर है। सिर्फ E20 ब्लेंडिंग से गवर्नमेंट को 10,950 करोड़ का एनुअल फिस्कल रेवेन्यू लॉस हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड होगा गवर्नमेंट की जेब से उतना ज्यादा जाएगा और कंज्यूमर्स भी खुश नहीं है। अप्रैल 2025 में मैंडेटरी E20 रोल आउट के बाद व्हीकल ओनर्स ने ओपनली कंप्लेन की और कहा कि माइलेज काफी ड्रॉप हो रहा है। और गवर्नमेंट के इंटरनल एनालिसिस के बाद भी ये बैकलैश बंद नहीं हुआ। तो जब E20 में ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस है तो E100 में कितनी ज्यादा होगी। तो मैथमेटिकली अगर 100% इथेनॉल पॉसिबल हो जाए तो पूरा बिल खत्म हो सकता है। और ईरान वॉर के वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ब्लॉकेज ने इंडिया की सप्लाई चेन्स को हिला दिया था। वो वल्नरेबिलिटी E100 में परमानेंटली खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये रियली पॉसिबल है और कब तक? और अब आता है वो हिस्सा जो कोई नहीं बता रहा है कि 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग टेक्निकली इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों है और एक्चुअली कब तक पॉसिबल है। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हीकल कंपैटिबिलिटी। 95% ओल्डर व्हीकल्स यानी प्री 2020 के पास वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स यूनिट्स या सेंसर्स नहीं हैं जो हाई इथेनॉल ब्लेंड्स हैंडल कर सके। मतलब अगर कल से E100 मैंडेटरी हो जाए तो ज्यादातर इंडियन व्हीकल्स इंजन डैमेज फेस करेंगे, माइलेज 30% से ज्यादा गिरेगा और रनिंग कॉस्ट 36% तक बढ़ सकता है। E100 के लिए फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स चाहिए, मतलब स्पेशली इंजीनियर्ड इंजन्स जो E85 से E100 तक कुछ भी हैंडल कर सके। और इनके लिए 4 व्हीलर्स 17,000 से 25,000 तक और ज्यादा महंगे होंगे और 2 व्हीलर्स 5 से 12,000 तक। और जब इंडिया में 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं तो ये कितना बड़ा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होगा वो आप समझ सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम है E100 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकली जीरो है। IOCL, BPCL, HPCL को मैसिव कैपेक्स चाहिए सिर्फ E20 के लिए। तो E100 के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना 1 डेकेड का काम है। और तीसरी प्रॉब्लम है स्टेट लेवल बैरियर्स, जहां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना इन्होंने अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डीनेचर्ड इथेनॉल फ्री मूवमेंट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया है। एक स्टेट में इथेनॉल सरप्लस है तो दूसरे में शॉर्टेज और बीच में ब्यूरोक्रेसी की दीवार खड़ी है। ऊपर से कैफे 3 नॉर्म्स में भी गवर्नमेंट ने FFEs के रेगुलेटरी सुपर क्रेडिट्स 1.5 से 1.1 कर दिए हैं। मतलब ऑटो मेकर्स को अब FFE लॉन्च करने का फाइनेंशियल इंसेंटिव और कम हो गया है।
100% इथेनॉल के लिए इंडिया को मैसिव अमाउंट्स ऑफ शुगर कैन और मेज चाहिए, लेकिन इसका एक डार्क साइड है जो कोई नहीं बता रहा है। मेज बेस्ड इथेनॉल के इंसेंटिव्स की वजह से फार्मर्स न्यूट्रिशनल क्रॉप्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स छोड़ रहे हैं। मतलब जितना ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा एडिबल ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। और शुगर केन की बात करें तो 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2860 से 3000 लीटर पानी लगता है। और शुगर केन ऑलरेडी इंडिया का 70% इरिगेशन वाटर कंज्यूम करता है। ये एनर्जी सेल्फ रिलायंस और फूड सेल्फ रिलायंस के बीच एक डायरेक्ट टेंशन है और दोनों एक साथ अचीव करना बहुत मुश्किल है बिना केयरफुल प्लानिंग के। अब आते हैं उन लोगों पे जो इस 100% पुश के पीछे हैं और उन लोगों पे भी जो सीधा अपोज कर रहे हैं। शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज इस पुश के सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इंडिया की इथेनॉल इंस्टॉल कैपेसिटी 19 बिलियन लीटर्स है, लेकिन E20 सिर्फ 10.5 से 11 बिलियन लीटर्स डिमांड क्रिएट करता है। मतलब आधी कैपेसिटी आइडल पड़ी है और इसीलिए शुगर लॉबी एक्टिवली गवर्नमेंट को पुश कर रही है हायर ब्लेंड मैंडेट्स के लिए, ताकि उनका सरप्लस अब्सॉर्ब हो सके। गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। फिक्स्ड एक्स मिल प्राइसेस 62.65 पर लीटर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के सैंक्शन बैंक लोन्स, मतलब दोनों साइड्स का इंटरेस्ट अलाइंड है। लेकिन ऑटो सेक्टर सीधा अगेंस्ट है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, JSW-MG तीनों ने नीति आयोग की रिपोर्ट पब्लिकली रिजेक्ट की है और महिंद्रा ने तो अपना नाम ही रिपोर्ट से हटाने की रिक्वेस्ट डाली है, क्योंकि नीति आयोग ने FFVs को जीरो एमिशन व्हीकल्स क्लासिफाई करने का प्रपोजल रखा और ऑटो मेकर्स ने कहा कि ये टेक्निकली गलत है, क्योंकि ये अभी भी इंटरनल कंबशन इंजन है जो टेल पाइप इमिशंस प्रोड्यूस करते हैं। टाटा मोटर्स ने वार्निंग दी कि ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तोड़ देगा और दुनिया में कोई भी कंट्री FFVs को ZEV क्लासिफाई नहीं करती है, ब्राजील भी नहीं। और JSW-MG ने कहा ये इंडिया के EV नैरेटिव को डाइल्यूट करता है। यहाँ 100% इथेनॉल की बात चल रही है, लेकिन एक चीज चुपचाप हो रही है जो डोमेस्टिक इथेनॉल इंडस्ट्री को हर्ट कर सकती है। इंडिया US इंटरिम ट्रेड डील के अंडर इंडिया ने एग्री किया है कि US का DDGS मतलब डिस्टिलरीज ड्राइड ग्रेन विद सॉल्यूबल्स, जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग का बाय प्रोडक्ट है, वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा लिमिटेड क्वांटिटीज में। और US में DDGS हाईली कॉम्पिटिटिव है और बेटर क्वालिटी का भी है। मतलब डोमेस्टिक इंडियन इथेनॉल मेकर्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगी। एक तरफ गवर्नमेंट इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सब्सिडीज दे रही है और दूसरी तरफ उसी ट्रेड डील से वही इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कंप्रेस हो रही है और ये कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं डिस्कस कर रहा है। तो एक तरफ शुगर लॉबी खुश है, दूसरी तरफ ऑटो इंडस्ट्री अपोज कर रही है और बीच में आम आदमी की गाड़ी और किसानों की खेती है। अब ब्राजील से क्या सीखना चाहिए? ब्राजील में 80% न्यू व्हीकल्स FFVs है। इथेनॉल का ट्रांसपोर्टेशन में 46% शेयर है और E27 स्टैंडर्ड मैंडेटरी है। लेकिन ये ट्रांजिशन ब्राजील ने 30 साल से ज्यादा में की है और अभी भी E0 अनब्लेंडेड फ्यूल अवेलेबल रहता है पुरानी व्हीकल्स के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो इंडिया भूल रहा है वो ये है कि ब्राजील ने ये ट्रांजिशन तब किया था जब उनके पास मैसिव एग्रीकल्चर लैंड सरप्लस थी, कॉम्पिटिटिव इथेनॉल प्राइसिंग थी और एक यूनिफाइड नेशनल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। इंडिया के पास इन तीन में से कोई भी चीज अभी फुल्ली रेडी नहीं है। ब्राजील का इथेनॉल $0.606 पर लीटर है, जबकि इंडिया का एक्सपेंसिव है क्योंकि गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस है और इसीलिए इंडिया ऑटो इंडस्ट्री कहती है कि E100 का रिटेल प्राइस पेट्रोल से कम 30% सस्ता होना चाहिए, तभी कंज्यूमर अडॉप्ट करेगा, वरना 10 से 36% ज्यादा एक्सपेंसिव फ्यूल कोई भी नहीं लेगा। तो मैं ये सोचता हूं कि 100% इथेनॉल इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, लेकिन गडकरी जी का नियर फ्यूचर वाला बयान प्रीमैच्योर है और पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, जो इन्वेस्टर्स, ऑटो मेकर्स और कंज्यूमर्स तीनों के लिए हार्मफुल है। और नीति आयोग का 2055 टाइमलाइन रियलिस्टिक है, लेकिन गवर्नमेंट इस फैक्ट को पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं कर रही है क्योंकि शुगर लॉबी का प्रेशर है और ये ऑनेस्टी नहीं है। काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा कि एम्बिशन जरूरी है प्रोग्रेस के लिए। मैं मानता हूं बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब एम्बिशन और रियलिटी में 30 साल का गैप हो और बीच में ऑटो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हो, फार्मर्स ओवर प्रोडक्शन में हो, कंज्यूमर्स माइलेज से परेशान हो और फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट हो, तो एम्बिशन नॉइज बन जाता है, पॉलिसी नहीं। इंडिया को ब्राजील का प्रूवन मॉडल फॉलो करना चाहिए। स्टेबल E20 पहले, फिर कैफे इंसेंटिव्स के साथ ग्रेजुअल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल ट्रांजिशन और फिर E100, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री और फार्मर्स तीनों के लिए सस्टेनेबल हो। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन यह है कि 2030 तक इंडिया E30 तक पहुंचेगा, 2040 तक मास मार्केट FFVs लॉन्च होंगे और E100 2055 से पहले रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और कोई भी पॉलिटिशियन जो अदरवाइज बोल रहे हैं वो शुगर लॉबी की आवाज है, इंडिया की एनर्जी पॉलिसी की नहीं। एक लाइन में देखे तो 100% इथेनॉल इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी ड्रीम है, लेकिन ड्रीम्स और डेडलाइंस में फर्क होता है और अभी गवर्नमेंट ये फर्क भूल रही है।
जबकि शुगर लॉबी उससे और कंफ्यूज कर रही है। और आपके लिए डिबेटेबल क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को ईवीज पे फोकस करना चाहिए या फिर इथेनॉल पे, और क्या ये दोनों एक साथ चल सकते हैं बिना एक दूसरे को डाइल्यूट किए? कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।